हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपके मैथ्स का टीचर आज फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के, मैट्रिक्स। तो आज हम आपको मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में पढ़ाएंगे। आव्यूह होता क्या है, देखिए जरा। यदि m गुणा n संख्याओं के एक समुच्चय को आप पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति यानी रो और स्तंभ यानी कॉलम के रूप में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो उस आयताकार सारणी को हम आव्यूह कहते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास में कोई भी संख्या है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। मैंने इन संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से लिखा और इनको एक इस तरीके से एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। m गुणा n संख्याओं के समुच्चय को एक आयताकार सारणी के अंदर रो और पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो इस आयताकार सारणी को हम आव्यूह, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 7 8 11 10। ये भी आपका एक आव्यूह है। एक्स वाई पी क्यू एम एन, देखिए ये भी एक सारणी आव्यूह है। ये भी देखिए, आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से या ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और आव्यूह का मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये ब्रैकेट तो बना दिया, लेकिन इसके अंदर अवयव आपने क्या, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया। ये एक आव्यूह नहीं है। उस आव्यूह में या तो एक रो या एक कॉलम होना जरूरी है। देखिए, आपने 3 यहाँ लिख दिया, फिर 5 यहाँ लिख दिया, तो ये स्थान खाली रह गया, ये स्थान खाली है, ये भी खाली है, तो ये एक आव्यूह नहीं है। ये आव्यूह नहीं है। आव्यूह में देखिए, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम पंक्ति, रो। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इस खड़ी हुई लाइन को बोलते हैं हम कॉलम, स्तंभ। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं हम, पहला रो है ये, इसको R1, इसको लिख सकते हैं हम R2। दूसरा रो है, इसको लिख सकते हैं हम R3। ये तीसरा रो है। ये देखिए, हमारा ये कॉलम है, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। ऐसे ही आगे और भी हो सकते हैं। इसमें देखिए, ये कॉलम C1, ये C2, ये C3, ये रो आपका R1, ये रो R2, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, रो R1, R2 एंड R3। इस रो और कॉलम के आधार पर जो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 या ये XYZ हमने रखे हुए हैं, आव्यूह के अंदर रखी हुई इन संख्याओं को हम आव्यूह के अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखिए आप, 1 2 3, कितने रो हैं? 3। कॉलम कितने? 1 2 3। यानी कि रो में उपस्थित जितने एलिमेंट्स होते हैं वो, और कॉलम में उपस्थित एलिमेंट्स जो होते हैं, अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें कुल अवयवों की संख्या आ जाएगी। देखिए, इसमें क्या है, कितने रो हैं? 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणा, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 9। कुल अवयवों की संख्या आपकी यहां से आ जाएगी, कुल अवयव। और ये जो 3 गुणा 3 यानी कि रो गुणा कॉलम, ये आव्यूह का क्रम कहलाता है, क्रम या कोटि। किसी भी आव्यूह में उपस्थित रो की संख्या गुणा कॉलम्स की संख्या, वो आव्यूह की कोटि या क्रम कहलाता है। इसमें देखिए, आपके कितने रो हैं? 1 2, 2 रो हैं, गुणा कॉलम कितने? 1 2 3।
तो इस आव्यूह का क्रम हो गया 2 गुणा 3। इसमें देखिए कितने रो है, 1 2 3, कॉलम कितने, 1 2, यानी इस आव्यूह का क्रम जो हो गया वो 2 गुणा 3 हो गया। ये कहलाता है आव्यूह का क्रम। उसके बाद में देखिए आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर ABC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और आव्यूह के अवयवों स्मॉल XYZ से प्रदर्शित करते हैं या अंकों से प्रदर्शित करते हैं 1 2 3 4 5 6, या कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी काल्पनिक संख्या यहाँ पर हो सकती है। देखिए मान लेते हैं हमारे पास में एक आव्यूह A बराबर, आव्यूह को हमने बताया बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, A फॉर एलिमेंट IJ और बाहर हमने लिखा M गुणा N। इसका मतलब देखिए क्या होता है, IJ, हमने आपके सामने ये एक आव्यूह बनाया है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, R1, ये हमारा पहला रो है, पहली पंक्ति है, ये सारे के सारे अवयव रो 1 के अवयव कहलाएंगे। ये सभी रो 2 के अवयव हैं, ये सभी रो 3 के अवयव। अगर मैं ऐसे चलूं तो ये सब के सब कॉलम, पहले कॉलम यानी C1 के अवयव हैं और ये C2 के अवयव हैं और ये C3 के अवयव हैं। अगर मैं इस पहले पर्टिकुलर अवयव की बात करूं, पहले पर्टिकुलर अवयव देखिए, इसको देखिए, केवल इसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ जाइए रो 1, यानी कि पहले रो का पहला अवयव बनाइए और यहाँ देखिए C1 अवयव को हम स्मॉल a से प्रदर्शित कर रहे हैं, एलिमेंट्स। पहली पंक्ति यानी कि 1, पहला कॉलम यानी कि 1, दूसरा देखिए पहली पंक्ति यानी कि A, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए A11। अब इस पर आ जाओ, A फॉर एलिमेंट, दूसरा ये क्या है हमारा, रो, पंक्ति का पहला अवयव है इस, और ये क्या है, कॉलम 2 में आ रहा है, तो 1 2। पहले हमेशा रो लिखते हैं फिर उसके बाद कॉलम लिखते हैं, यानी कि पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम यानी कि A13। इसमें देखिए दूसरे रो का पहला कॉलम यानी कि A21, यानी कि हमको ARC बोले तो इस तरीके से देखिए जरा, दूसरे रो का दूसरा कॉलम यानी A22, दूसरे रो का तीसरा कॉलम यानी कि A23। इसमें आ जाइए R3, यानी कि ये सब के सब R3 यानी कि रो 3 के एलिमेंट्स हैं, यानी कि A3 कॉलम कौन सा है, पहला, फिर A3 कॉलम कौन सा है, दूसरा, फिर A3 कॉलम कौन सा है, तीसरा। रो की संख्या 1 2 3, कॉलम की संख्या 1 2 3, ये इसकी कोटि हो। तो हमसे ये कहा है कि जैसे कि हमने आव्यूह का निरूपण, आव्यूह A बराबर AIJ बराबर M गुणा N। अब मान लो मेरे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक आव्यूह ज्ञात कीजिए, A बराबर AIJ का आव्यूह ज्ञात कीजिए जिसका मुझे क्रम दे दिया है 3 गुणा 2। 3 गुणा 2 का मतलब 3 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे उसके। 3 रो और 2 कॉलम, ध्यान से देखिए, 3 तो रो बनाने हैं और कॉलम बनाने केवल 2। 3 रो तो ये रहे, लेकिन कॉलम कितने बनाने हैं, मुझे सिर्फ 2 कॉलम बनाने बेटा, 2 कॉलम। ये देखिए 2 कॉलम यानी कि C1 और C2। तो मुझे जो आव्यूह बनाना है वो क्या बनाना है, A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखिए कितने, 1 2 3 रो हो गए, कॉलम 1 2,
ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन क्रम का एक आव्यूह बनाना है जिसका क्रम दे रखा है 3 गुणा 3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 1 रखेंगे, फिर आई बराबर 1 रखेंगे, जे बराबर 2 रखेंगे, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर आई बराबर 2, जे बराबर 1 रखेंगे। जैसे जैसे अवयव आते चले जाएंगे उन अवयवों को हम यहाँ पर रख देंगे और इस दिए गए नियम के अनुसार हमारा आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रो, नाम से ही जाहिर है पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि देखिए 1 2 3 ये पंक्ति आव्यूह है, ए बी ये भी पंक्ति आव्यूह है, पी क्यू आर एस ये भी पंक्ति आव्यूह है। रो यानी एक ही पंक्ति है। अगर कॉलम 1 2 3 इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3, ये इसका क्रम है, इसका 1 गुणा 2, इसका 1 गुणा 4, लेकिन इन सभी में केवल एक पंक्ति है तो इसलिए ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा होता है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम हो यानी कि जिसमें केवल एक स्तंभ होगा उसे स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। जैसे कि इनका हम बिल्कुल उल्टा कर दें, इस तरीके से हम बना देते हैं 1 2 3 यानी कि केवल एक ही कॉलम है। रो इसमें 3 हो गए यानी कि 3 गुणा 1, इसका ये क्रम हो गया, ये हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, और बना सकते हैं जैसे कि हमने बना दिया ए बी सी डी। रो देखिए इसमें 4 हो गया लेकिन कॉलम आपका एक ही है, तो ये कहलाएगा हमारा स्तंभ आव्यूह। नेक्स्ट नंबर 3 हम देखते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। देखिए क्षैतिज आव्यूह, अगर कॉलम की संख्या देखिए पंक्तियों की संख्या हमारी ज़्यादा हो जाएगी और कॉलम की संख्या कम हो जाएगी तो वो आव्यूह में ऐसा खड़ा हुआ दिखाई देगा। अब है बिल्कुल ये इस तरीके से लेटा हुआ क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज समझते हो ना, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। तो देखिए इसमें 2 पंक्ति हैं और स्तंभ है आपके 3, यानी कि पंक्ति आपकी रो हो गया हमारा कितना 2 और कॉलम हो गया 3, तो ये हमारा क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ऐसी चौथा वो बिल्कुल इसका व्युत्क्रम हो जाएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होती है। यानी इसी को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू आर। देखिए यही एलिमेंट्स हैं इसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने इनको रो के अनुसार लिखा था, इनको मैंने कॉलम के अनुसार लिख दिया। तो अब देखिए ये बिल्कुल खड़ा हुआ दिखाई दे गया, ये बिल्कुल इस तरीके से लेटा हुआ था, तो दिखने से ही लग रहा है कि ये क्षैतिज आव्यूह है और ये ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा हुआ है। इसमें रो की संख्या आपकी देखिए 3 होगी और कॉलम की संख्या जो है वो आपकी 2 हो गई। एक ऐसा आव्यूह
जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या यानी स्तंभ की संख्या से अधिक होती है, वो हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। नंबर 5 देखते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग जानते हो, वर्ग के नाम से ही पता है, लंबाई चौड़ाई समान होती है, ठीक है। तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे कि ये बना दिया हमने ए बी सी डी, 2 रो हैं, 2 ही कॉलम। मान लेते हैं, हम बना देते हैं एक्स वाई जेड ई क्यू आर ए बी सी, 3 रो है, 3 ही कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। वह आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट नंबर है 6, शून्य आव्यूह। या जिसे हम रिक्त आव्यूह भी कहते हैं, एक ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य आव्यूह कहलाता है, और इसका मान भी शून्य ही होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट, आव्यूह को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये मुख्य विकर्ण होता क्या है? शायद वीडियो में आपको ये लुक नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। मुख्य विकर्ण अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मैं समझ गया था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्य विकर्ण देखिए जरा, एक आव्यूह आपको दिया हुआ है, ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन। एम गुणा एन का क्रम का एक आव्यूह है। जैसे कि हमने आपको बना दिया, हम 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह लेते हैं, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन क्रम के आव्यूह में वह अवयव जिसके लिए आई बराबर होता है जे, आई बराबर जे, यानी कि रो और कॉलम। जैसे कि आई बराबर 1 रख देंगे, जे बराबर 1 रख देंगे, तो A11 आ जाएगा, यानी कि पहले रो का पहला अवयव। आई बराबर 2, जे बराबर 2, तो A22 हो जाएगा, यानी कि A22 का मतलब दूसरे रो का दूसरा अवयव। आई बराबर 3, जे बराबर 3 रख देंगे, तो A33 हो जाएगा, यानी कि तीसरे रो का तीसरे कॉलम, तीसरे रो का तीसरा अवयव, यानी कि A11 A22 A33। आई बराबर जे, यानी जिस आव्यूह में आई बराबर जे होगा, उसके जो अवयव होंगे, उन अवयवों से मिलकर के जो बनता है, वो बनता है हमारा मुख्य विकर्ण, यानी ये हमारा मुख्य विकर्ण होगा। कोई भी हमने आव्यूह लिख दिया, जैसे कि 2 5 7 1 2 4 5 6 8, तो इस आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होगा वो हमारा ये होता है बेटा, मुख्य विकर्ण। ये मुख्य विकर्ण होता है हमारा, ठीक है। तो मुख्य विकर्ण आप समझ गए। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं नंबर 7, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। देखिए,
जैसे कि ये हो गया 2005, ये विकर्ण आव्यूह होगा। मान लो ये हो गया हमारे पास 700050009, ये भी आपका विकर्ण आव्यूह होगा। कहने का मतलब केवल उसमें विकर्ण के अवयव ही दिए होंगे, बाकी सब शून्य होंगे। और देखिए विकर्ण आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह में ही संभव होता है, यानी जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होती है। देखिए विकर्ण आव्यूह केवल विकर्ण, ये देखिए केवल ये अवयव है, बाकी सब शून्य है। इसमें देखिए बाकी सब शून्य है। इसमें देखिए, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, मुख्य यानी विकर्ण आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट देखिए इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। ये आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में इसकी जगह जगह पर जरूरत पड़ेगी। इकाई आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जानते हैं ना, जिसकी रो और कॉलम की संख्या समान होती है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण जानते हो, अभी बताया था, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कितना, इकाई मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है, अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है। देखिए जरा, इकाई आव्यूह को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। 1001 100010001, यही मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक होता है और अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, इकाई आव्यूह कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कहीं पर भी आई आ जाए तो आप ये लिखोगे, आई आ जाए ये भी लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन में आई लिखा हुआ है और आई का मान हमें क्या प्रयोग करना है कि 2 गुणा 2 क्रम का वर्ग आव्यूह लें या 3 गुणा 3 क्रम का या 4 गुणा 4 क्रम का। वो क्वेश्चन के जो मूल आव्यूह आपको दिया होगा उसको देख करके रखना है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, इसको हम I2 से प्रदर्शित करते हैं या खाली आई भी लिखते हैं। इसको हम I3 से प्रदर्शित करते हैं या इसी को हम आई भी लिखते हैं। ये हमारा है इकाई आव्यूह। नेक्स्ट होता है हमारे पास में अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है कि एक ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव तो समान होता है और अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। देखिए जहां पर एक आ गया, एक से तो नाम से ही जाहिर है कि भाई वो इकाई आव्यूह हो गया। इसके अलावा और देखिए, एक को छोड़कर आ जाए, 2 आ जाए या 0 यहाँ पर 2, यानी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। इस तरीके से आ जाए 6000600006, देखिए क्या है, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, बाकी सभी अवयव शून्य हैं, तो इसको बोलते हैं हम अदिश आव्यूह। ये हमारा अदिश आव्यूह हो गया। नंबर 10, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है बेटा रे, कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण सहित
ऊपर के सभी अवयव को छोड़कर मुख्य वक्र के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। कैसे, देखिएगा, मैंने एक आव्यूह बनाया यहाँ पर 2 3 6 5 9 8 0 0 0 7। यहाँ देखिएगा, एक ऐसा अव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सब शून्य होंगे और ऊपर का कोई भी शून्य नहीं होगा, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ध्यान से देखें, देखिए ये वाले अवयव सभी शून्य हैं, जो शून्य नहीं है ऊपर वाले, इनको अगर मैं ध्यान से देखूं, इस तरीके से मिलाऊं, तो इस आव्यूह के अंदर ऊपर जा करके देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ऊपर एक त्रिभुज बन गया ना, ऊपरी त्रिभुज यानी कि ऊपर त्रिभुज बन रहा है और नीचे के सभी अवयव शून्य है। इसका अपोजिट कर दें तो निम्न त्रिभुज आव्यूह हो जाएगा, उसमें जो है नीचे त्रिभुज बनेगा। नंबर 11 आपका यही होता है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव शून्य होते हैं, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ये देखिए, इनको अगर मैं इस तरीके से मिलाता हूं तो देखिए नीचे त्रिभुज बन रहा है आपका, ये आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। देखिए इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं आव्यूहों का योग एवं घटाना। दो या दो से अधिक आव्यूहों का योग या उसका माइनस यानी कि घटाना तभी संभव होता है जब उनका क्रम समान होता है। अगर किसी आव्यूह का क्रम 2 गुणा 3 है और दूसरे आव्यूह का क्रम जो है वो 3 गुणा 2 है, तो उनको हम एक दूसरे को ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। आव्यूह को जोड़ने के लिए और घटाने के लिए उनका क्रम समान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया आव्यूह a बराबर 3 5 8 4, एक दूसरा आव्यूह है 1 3 10 6। देखिए इसका क्रम भी 2 गुणा 2 है और इसका क्रम भी 2 गुणा 2 है। हमसे कहा गया है कि a प्लस b ज्ञात कीजिए, यानी कि a प्लस b हमें निकालना है। तो a प्लस b बराबर पहला आव्यूह आपका 3 5 8 4 प्लस 1 3 10 6। तो हमें क्या प्लस करना है, तो प्लस में क्या है, जो आपके संगत अवयव होते हैं, यानी इसका पहला अवयव पहले के साथ जुड़ेगा, इसका दूसरा दूसरे के साथ, इसका पहला पहले अवयव के साथ, इसका दूसरा दूसरे के साथ, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 3 + 1, इसको 5 + 3, 8 + 10, 4 + 6। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका 18, ये 8 और ये 10। ये आपका a प्लस b होगा। ठीक, समझ में आया ना, बहुत सिंपल है। अगर हमसे कहा जा रहा है a माइनस b ज्ञात कीजिए, a माइनस d, तो देखिए यही काम करना है। अभी a का मान रख दिया 3 5 8 4 माइनस 1 3 10 6। क्योंकि समान क्रम है दोनों आव्यूहों का, इसलिए इन दोनों को जोड़ना और घटाना संभव है। अब देखिए हमें माइनस करना है, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या माइनस, और गलती से इस अवयव में भी -1 होता तो यह माइनस और माइनस की गुणा करते तो +1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी एलिमेंट्स जो है वो धनात्मक हैं। तो 5 - 3, 8 - 10, 4 - 6। देखिए
3 में से 1 गया 2, 8 में से 10 गया -2, 5 में से 3 गया 2, 4 - 6 ये भी -2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो जोड़ना और घटाना बड़ा ही आसान है। इसके अलावा और देखिए, यही क्वेश्चन से अनुसार हम और भी क्या कर सकते हैं। देखो जरा आगे, a+b ना पूछकर आपसे ये कहने लग जाए कि हमें 2a + 3b ज्ञात करना है। 2a + 3b, तो देखिए जरा, 2a 3 5 8 4 + 3b 1 3 10 6 बराबर 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 यहाँ 10, 2 8 16, 2 चौक 8, गुणा कर दी सब में प्रत्येक अवयव में। ऐसे यहाँ पर 3 3 3 9, 3 धाम 30, 3 6 18। देखिए जरा, अब फिर से वही काम, +6 + 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 + 9 हो जाएगा, और ये 16 प्लस का आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ 8 + 18, 6 3 9, 10 9 19, ये हो जाएगा 46, और 18 और 8 आपका 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस में अगर किसी भी संख्या से ऐसे दे 2a - 3b, तो 2 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको माइनस कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा आव्यूह में समझाया गया ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करो, मेहनत कीजिए। आप यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको यदि 90+ मार्क्स लाने हैं तो आप मेरी इन वीडियो को बार बार रिपीट करके ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं। आप किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। और आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी के लिए, मेरे लिए, मेरी इस वीडियो के लिए एक लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। और आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। धन्यवाद।